गन शॉट चल रहा है, यहीं से गन फिर सोच लो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, चैप्टर का रिवीजन करना है। जो मेन पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है जो कि जरूरी है एग्जाम के लिए, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, पहला चीज कार्बन क्या है जी, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में जितना सब ऑब्जेक्ट थिंग्स का यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड होता है किसका होता है? कार्बन का होता है। ठीक है, ध्यान देना आदित्य, आदित्य रिवीजन करो। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, यहाँ तक कि यूज तो करते ही करते हैं, प्लस में हम लोग खुद कार्बन के ही बने हुए हैं। क्लियर है? फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स और मेनी थिंग्स आर ऑल कार्बन में, सबका सब क्या है जी? कार्बन का बना हुआ है। अर्थ के क्रस्ट में केवल 0.02% क्या है जी? कार्बन है। अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, और अगर एटमोस्फेयर में जाएंगे तो 0.03% कार्बन है। तो इतना अमाउंट कम होते हुए नेचर में, चाहे क्रस्ट में बात करें एटमोस्फेयर में, दोनों मिलाकर के नेचर में कार्बन का मात्रा इतना कम होते हुए भी जो कार्बन का जो क्या बोलते हैं जी कंपाउंड है, वह हम लोग सबसे ज्यादा अपने लाइफ स्टाइल में यूज करते हैं। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, वही हो गया कि इतना कम अमाउंट में कार्बन अवेलेबल है नेचर में, लेकिन इसका जो यूज है इमेन सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग के लाइफ में, चाहे वह एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर किस फॉर्म में हो जी? कंबाइंड फॉर्म में हो। एलिमेंटल का मतलब केवल एलिमेंट के फॉर्म में, कंबाइंड का मतलब जब वह कंपाउंड बना रहा है तब। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज वन, ये भी पता होगा, कैसे पता करेंगे कि कोई कंपाउंड है वह उसमें कार्बन है कि नहीं, किसे पता चलेगा? उसमें क्या था कि कार्बन को क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा। तो बर्न करेंगे तो क्या रिलीज करेगा जी? वह कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि वह जो कंपाउंड होगा वह किसका होगा? कार्बन का कंपाउंड होगा। दूसरा चीज, अब इसके बाद वो पॉइंट खत्म हो गया। ये बंद हो गया, और नहीं किया था क्या रिकॉर्डिंग? टैप स्क्रीन टू रिटर्न टू ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यू कैन टर्न ऑफ। मतलब हमको लग रहा है कि हो रहा है वो ना। देखो जी, हाँ ये हो गया। अब बात करते हैं किसका किसका जी? बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। कार्बन जो होता है वह किस तरह का बॉन्ड बनाता है? ठीक, इसके पीछे वाला चैप्टर में पढ़े थे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। कार्बन क्या करता है? आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। किस तरह का बॉन्ड बनाता है? तो इसको जानने के लिए पहले क्या जानेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 और 4। उसको क्या करना है जी? अगर नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑब्टेन करना है 8 लास्ट में अगर पूरा करना है, तो उसके लिए या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और नहीं तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वह लूज करेगा। क्लियर है? पहला केस, अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास क्या होगा? C के ऊपर 4 माइनस क्या बनेगा? एनायन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, 8 उसका कंप्लीट हो गया, तो 4 माइनस 4 जाएगा। अब क्या है कि ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या रीजन है? हाँ, उसका जो न्यूक्लियस है वह 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि वह क्या कर रहा है जी, कि क्या उसको बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? अपना लूज कर दे। तो ये जो फर्स्ट वाला में जो डुप्लेट रूल होता है, टू कंप्लीट होना चाहिए, वो कर लेगा। 4 को लूज करेगा तब। अब क्या है कि ये भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट में क्या क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी दिया जाएगा तब जाकर के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसीलिए जनरली जो कार्बन जो होता है वह कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, आयंस बनाएगा ही नहीं, बनाएगा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन्स को वह लूज कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वह गेन कर सकता है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करता है वह जी? इसके लिए वह क्या करता है कि शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है,
जैसे सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, सबसे जो सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन। शेयरिंग करने में सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन, कार्बन नहीं बोल रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके दो दो अपना कंप्लीट कर लिया। कार्बन में जाएंगे तो कार्बन में सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वह क्या होता है तुम्हारा, मीथेन होता है, CH4 सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वह क्या करेगा कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वह शेयर कर लेगा, और शेयर करके अपना क्या करता है, वह 8 कंप्लीट कर देता है। तो जब शेयरिंग के कारण जो यहाँ बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत है ना किसी को, है क्या है बोलो आदित्य। दिया हुआ है कि जो बॉन्ड बन रहा है किसके द्वारा जी, बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब आगे एग्जाम में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है अगर उसके शेयरिंग की वजह से अगर बॉन्ड बन रहा है एटम्स के बीच में, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। डिफाइन थोड़ा सा जितना पेपर बनाया था हमको याद नहीं था, कल लगे ढूंढने तब जाकर मिला कि ना ये सब नोट्स बनाए हुए थे, समझ रहा है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल कर दे भी दिया जाएगा, इसीलिए नोट्स हम दे दिए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब ये जानना जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है कि जो बॉन्ड बना है मॉलिक्यूल का, जैसे मान लो क्या हो गया, CH4 ही हो गया, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है CH4, तो इसके अंदर यानी कार्बन और जो जितना हाइड्रोजन है इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है। हाँ, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे मान लो CH4 हो गया, आगे भी CH4 होगा, उसके आगे बहुत सारा CH4 होगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह वीक होता है, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होता है। बट मॉलिक्यूल के अंदर का जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्यों होता है वो आगे भी दिया हुआ है, आगे तुम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद क्या दिया है कि कोवैलेंट बॉन्ड ये बता दिए। अब एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब केवल शेयर कर रहा है, तो वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो शेयर्ड पेयर बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। अगर 3 शेयर्ड पेयर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत, पहले से ही पता था। मीथेन क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन का कंपाउंड हो गया। ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब क्या है कि इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आयनिक बॉन्ड में हम लोग पूरा नेचर के बारे में पढ़े थे, अब इसमें भी क्या करना, कोवैलेंट बॉन्ड के सारे नेचर के बारे में पढ़ना है। उसमें क्या था आयनिक वाला में कि चार्ज के कारण बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, तो चार्ज की वजह से जो स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता था, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, हाई होता था, याद होगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड होता है वह चार्ज के कारण नहीं बनता है। क्लियर है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, कम होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू क्या, आयनिक बॉन्ड। समझ में रहा है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर एक्वस फॉर्म में करेंगे चाहे मोल्टेन स्टेट में करेंगे तो वह चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी बढ़िया कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का ये सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बताए थे, इसीलिए लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और तुमको पता ना कि मेल्ट जब भी होता है तो क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच का थोड़ा ना चार्ज, मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो बॉन्ड बना वो नहीं टूटता है। जैसे मान लो वाटर हो गया, वाटर वाला आइस के फॉर्म में है, मेल्ट करके उसको वाटर बना दिए लिक्विड फॉर्म में। अब बताओ लिक्विड फॉर्म बन गया तो क्या जो H2O के बीच का बॉन्डिंग होता है क्या वो टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का नहीं, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वह टूटता है। ठीक है, तो आयनिक वाला में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोवैलेंट वाला में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वह क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेयर में क्या होता है, लो होता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले भी दिमाग में आता था कि नहीं, एनर्जी दे रहा आदमी तो उसके बीच का नहीं, उसके बीच का नहीं टूटता, मॉलिक्यूल्स के बीच का टूटता है।
Since electrons are shared between atoms, no charge particles are formed. लैंग्वेज इसमें सब बड़ा सोच समझ के लिखे हुए हैं। अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसीलिए कोई चार्ज पार्टिकल्स इसमें फॉर्म नहीं होता है। दैट इज वाई कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हर चीज का रीजन लिखते गए हैं। अब ड्रॉ कीजिए इसको, H2Cl2 O2 H2 N2 NH3 CH4 CO2 H8, ये सब ड्रॉ करना है। हो जाएगा, ड्रॉ पढ़ा चुके हैं कैसे होगा, एक दो इसमें बनाए हुए थे हम। चलो ये वाला समझा गया ना, ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड 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 देखो बनाया गया था, ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है ना कैसे किया गया है। ये देख लो, ये देख लो। अब यहाँ मत देखना कि दो दो कहाँ से आ गए, नहीं, तो एक इसका एक इसका। पहले हम लोग ऐसे लिखते थे ना, ऐसे करके लिखते थे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे लिखते थे ना, हम ऐसे लिखे, बात सही है, ठीक है, क्लियर है। एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग किया हुआ है, दिख रहा है ना, दो होने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है। वहां चार होता तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता वहां पे, यानी कि यहाँ पे क्या है जी, वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ दो दो होगा, जैसे कहाँ पे दो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, समझ रहा है ना। तो ये सब आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, बड़ा ये मेहनत करके उस समय बनाए थे हम। चलो अब क्या है कि वर्सेटाइल नेचर की क्यों होता है, फिर से इस पे बात करना, वही बॉन्ड की वजह से। नेचर इसका रीजन है कि ये नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है थोड़ा सा वो उसका मतलब कि एक यूनिक ढंग का इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। जैसे पहला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैटेनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्सेटाइल नेचर होता है, कार्बन का दो होता है ना, कैटेनेशन हो जाएगा और टेट्रावैलेंसी हो जाएगा। तो कैटेनेशन में क्या था, हम लोग पढ़े थे अच्छे से, उस दिन याद होगा कि कैटेनेशन में क्या होता है कि वह कार्बन का जो क्या बोलते हैं, कार्बन का जो एटम्स है वह कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ एक यूनिक वे में क्या करता है, कंबाइन करता है, बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, याद होगा। मतलब कि कार्बन का ही एटम अपने ही तरह का दूसरा जो कार्बन का एटम है उसके साथ एक यूनिक वे में वह क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, जिसमें क्या क्या था कि वह क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, इसके बाद वह रिंग में भी अरेंज हो सकता है, याद होगा, लॉन्ग भी बनाएगा, ब्रांच भी बनाएगा और इसके बाद रिंग में भी होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि वह सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, याद होगा। और तीसरा पॉइंट क्या था कि इसके जैसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जिसके पास इतना एक्सटेंड यानी कि इतना मात्रा तक ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी हो। एक दूसरा किसमें था, सिलिकॉन वाला में था, जिसमें 7 से 8 हाइड्रोजन का एटम के साथ वो कंबाइन हो रहा था, लेकिन वह भी जो कंपाउंड बन रहा था वह क्या था तुम्हारा, मतलब कि हाईली रिएक्टिव होता है। अब बताओ हाईली रिएक्टिव हुआ तो क्या वह स्टेबल हुआ, नहीं, वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन जो होता है वह कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है वह क्या बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्या बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वह उतना ज्यादा क्या होते जाएगा, स्टेबल होते जाएगा। तो सिलिकॉन 7 से 8 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, बट वह रिएक्टिव होता है। कार्बन का तो उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स एटम्स का कंबाइन होकर के तुम्हारा कंपाउंड बनाएगा, लेकिन यहाँ कार्बन के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और वह क्या होगा, स्टेबल होगा। 3 पॉइंट याद हो गया। पहला क्या बोले, यूनिक वे में ऐड होता है, जैसे पहला क्या था कि लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, रिंग में अरेंज हो जाएगा। दूसरा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तीसरा क्या था, जितना एक्सटेंड तक इसमें कार्बन में होता है उतना किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं होता है। यही तीनों पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसके बाद टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी होने की वजह से वह 4 अपने ही कार्बन के एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर जो मोनोवैलेंट जो एलिमेंट होता है तो 4 उसके एटम के साथ क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि बॉन्ड बना सकता है, समझ रहा है ना। बाकी सब में क्या था, कहीं एक ही तरह सोडियम हो गया तो सोडियम किसी एक ही वे में मान लो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा या क्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, होगा ना। लेकिन कार्बन में क्या है, चारों ओर से जुड़ रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, किसी भी वे में होता चारों तरफ से जुड़ रहा है। टेट्रावैलेंसी उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 4 अलग एटम्स के साथ क्या हो सकता है, कार्बन के 4 अलग एटम्स हो या फिर कोई दूसरा मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का मतलब जिसका वैलेंसी क्या होता है 1, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, तो 4 उसके एटम्स के साथ भी क्या हो सकता है, वह कनेक्ट हो सकता है।
तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब वैलेंसी। ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो कार्बन का जो एटम जो था क्या स्टेबल था, उसके पीछे का रीजन क्या था? कार्बन क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? क्योंकि कार्बन जो होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वह जो भी इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर करके अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां जो फोर्स बना रहा है वह क्या करेगा? ज्यादा लगाएगा। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम ना है, डिस्टेंस जितना ही कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लगेगा। बाकी सब में क्या होता है? तुम्हारा साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पर फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लस चार्ज होता है वही ना माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कार्बन का जो साइज होता है कंपेरेटिवली क्या होता है? स्मॉल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड किए रहता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है और जो कंपाउंड होता है क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वही चीज ये जो दिया हुआ है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्यों? क्योंकि कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स के बीच का जो कंपाउंड बनता है वह स्टेबल होता है। रीजन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स अ स्मॉल साइज व्हिच इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वह स्ट्रांगली क्या करता है? वो अपनी तरफ होल्ड किया रहता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। थर्ड में आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड बताइए क्या होता है? वैसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के एटम्स के बीच में, ध्यान देना है, कार्बन के ही एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कार्बन के एटम्स के बीच में क्या होता है? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। क्लियर है? ये सबसे जरूरी जानना। दूसरा चीज क्या है कि जो सैचुरेटेड होता है वो नॉर्मली क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, स्टेबल हुआ। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है उसके कंपेयर में क्या होता है? हाँ, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, यानी कि रिएक्टिव हो गया। ठीक है, रिएक्टिव हो गया। सैचुरेटेड वाला जो होता है ये इसके कंपेयर में फेयरली क्या हो गया? अनरिएक्टिव हो गया। और ये वाला जो हो गया इसके कंपेयर में क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया उसके कंपेयर में। क्यों? इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड को क्या कर सकते हैं हम लोग? तोड़ सकते हैं। तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके पास रिएक्शन करने का क्षमता है कि नहीं आएगा? बॉन्ड टूटेगा तो खाली होगा, तो दूसरे को क्या कर सकता है? वह जोड़ सकता है। इसीलिए जो क्या उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड होता है, वह जनरली क्या होता है जी? रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्या? सैचुरेटेड। क्लियर है? बाकी ये तुम लोग को पता होगा कैसे बनेगा, किसके बीच में क्या, ये क्या बनाया गया? इथाइन बनाया गया। C2H2 तीन तीन इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया है? शेयरिंग किया गया इसमें। ठीक है, जितना डबल ट्रिपल बनेगा उसमें कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए। सैचुरेटेड ही केवल 1 कार्बन का बनता है, CH4 बन गया। स्टार्टिंग उसका अल्केन वाला में स्टार्टिंग CH4 से होता है। अब अल्कीन या अल्काइन हो तो उसमें स्टार्टिंग करेगा तो कम से कम क्या? 2 कार्बन होना चाहिए, तभी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल क्या जी? आइसोमर्स। मक्खी बैठी है, किधर है? उड़ गई? कहाँ उड़ गई? नहीं, बोर्डवो में मान लो कि कमी हो सकता है कि फंस गया बोर्डवा। हमको तो लग रहा है कि बोर्डे में फंस गया है। वह बोर्डे में फंस गया। तू क्या कर रहा है? रोक रहा है? अब बात किसका करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है जी? मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही कंपाउंड का मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अलग रहेगा। याद होगा? ठीक है, बनाया था तुम लोग। इसमें किसका बना हुआ है जी? देख लो, कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिसमें बना हुआ है पेंटेन का। पेंटेन का कितना बना हुआ है जी? 3 बना हुआ है। 3 बना हुआ है, 1 2 3 बना पेंटेन का। 5 है तो उसके पास 3 है। अगर 4 रहेगा कार्बन तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। 3 है तो नहीं बनेगा, एक भी नहीं, मतलब एक ही रह जाएगा, जो उसका मेन होता है वही रह जाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकता है। क्या 6 रहेगा तो तुम 4 या 5 बना सकता है। बना कर देखोगे, हम लोग बनाए थे उस दिन हेक्सेन वाला में, कितना बना था आइसोमर्स। बड़ा टेंशन होता है उसमें बनाने में।
आना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेक्सेन तक तुम लोगों को पढ़ लेना कम से कम, हेक्सेन तक कम से कम पढ़ लेना है तुम लोगों को, ठीक है ना। हेक्सेन तक कम से कम पढ़ लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, आता है, पिछले साल भी आया था, 2025 में भी आया हुआ था। आइसोमर्स बनाना है। देखो साइक्लो वाला तुम लोग को पता होगा, साइक्लो क्या है। साइक्लो का मतलब क्या करना है जी, साइकिल में कन्वर्ट कर देना, रिंग बना देना है। इसमें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर नहीं माना जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें नहीं बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है। हाँ लेकिन पेंटेन ही है, लेकिन साइक्लो है, सारा सिंगल बॉन्ड रखना है, क्योंकि एन दिया हुआ है, एन दिया रहेगा तो डबल बॉन्ड कर देगा कहीं एक जगह, आइन दे देगा तो कहीं एक जगह क्या कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड कर देगा। लेकिन साइक्लो में क्या करना है तुमको, रिंग बनाना है। देख लो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड से दिखाओगे तो स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे दिखाओगे तो ये क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। किसका बना हुआ है, साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये, किसी को दिक्कत ही नहीं इसमें जी, सब समझ में आ रहा है ना। ये किसका बना हुआ है, साइक्लोपेंटेन का बना हुआ है। एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और इधर इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक एक इलेक्ट्रॉन का चयन इसके साथ किया, एक इसके साथ किया, एक इसके साथ किया, एक इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ किया हुआ है, और इधर क्या किया है, कार्बन के साथ किया हुआ है, साइक्लोपेंटेन। इसमें कितना हाइड्रोजन कम हो जाता है, साइक्लोपेंटेन का करेगा तो कितना हो जाएगा, C5 और क्या जी, H10, C5 क्या हो जाएगा, H10 होगा ना। ये साइक्लो वाला है। अब ये नहीं सोचना है कि ये क्या है, अच्छा जो पेंटीन है, पेंटीन का भी यही होता है, पेंटीन का भी तो यही रहता है, लेकिन अब कैसे बताओगे कि वह एन वाला है कि फिर इन वाला है, केस देना पड़ेगा ना। C5H10 दे दिया तो ऐसे तो होना चाहिए पेंटीन, बट ये है किसका, साइक्लोपेंटीन का है, तो उसमें केस देना चाहिए, कन्फ्यूजन देने वाला ये है। देख लो C5H10 लिखे हुए हैं, ये भी खत्म हो गया क्या, वेरी गुड, फास्ट खत्म हो रहा है जी। 4 सब एक के बाद खोल दें, ऐड करेंगे वहां से जाके, 5 6 7 8 क्या बोल रहा है, 10 4 से। बेंजीन एक स्पेशल केस होता है, बेंजीन एक स्पेशल केस होता है, इसका याद रख लेना तुम लोग, नाम इसका, ये केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चर याद रख लेना। बेंजीन बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि ये 11 12 पूरा बेंजीन पे बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, एनसीईआरटी में जितना दिया होगा उतना तुम लोग को पढ़ लेना है, इसलिए इसमें जितना लिखे हुए हैं ना, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही में आएगा, उसी का एक्सप्लेन करके थोड़ा सा अच्छे से इसमें लिखे हुए थे हम। उस समय स्कूल नहीं जाते थे जी, दिन भर घर रहते थे। द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग वन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलेंगे, नाम ही हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि कार्बन के वैसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और क्या हो जी, हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड में भी 2 केस आएगा, अगर डबल वाला होगा तो वह अल्कीन, और ट्रिपल वाला होगा तो अल्काइन। केमिकल फार्मूला क्या होता है वो सब पढ़ लिए थे, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 हाइड्रोजन कम होते जाता है, याद होगा 2 हाइड्रोजन क्या होते जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड बढ़ते जा रहा है। सेचुरेटेड में जितना बॉन्ड है ठीक है, डबल एक बढ़ गया, अब डबल किया तो तुम्हारा बॉन्ड, तुम्हारा 2 हाइड्रोजन कम करेगा तभी ना डबल बॉन्ड लाएगा, ट्रिपल कर दिया 2 और कम होगा। एक डबल बॉन्ड का मतलब कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, समझ में आ रहा है, 2 हाइड्रोजन हटेगा तो एक और बॉन्ड बढ़ेगा कार्बन के बीच में, तो ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं हमको, हेटेरोएटम के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे एटम्स एलिमेंट या ऐसा एलिमेंट का एटम्स जो क्या करता है जी, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, और उसके जगह पे जाकर के वो क्या हो जाए, बॉन्ड बना ले। तो वैसे एटम्स को क्या बोलते हैं जी हम लोग, हेटेरोएटम बोलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का था और इसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप का था, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, दो तुम लोग का दिया हुआ है, आगे और भी पढ़ोगे, फ्लोरो, आयोडो, ये सब भी पढ़ोगे, लेकिन मेन तुम लोग को बुक में क्या दिया है, क्लोरो दिया और इसके बाद ब्रोमो दिया हुआ हाइड्रोजन ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन वाला में तुम्हारा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप भी बना रहेगा, जरूरी नहीं कि तुम्हारा कोई एक एटम भी जुड़े, एक क्या हो सकता है, ग्रुप भी जुड़ सकता है,
जिसका नाम अलग अलग था। जैसे कि क्या था, अल्कोहल में OH जुड़ जाएगा, अल्डिहाइड वाला में CHO हो जाएगा, कीटोन वाला में CO हो जाएगा, और इसके बाद ये और कौन छोड़, कार्बोलिक एसिड में क्या हो जाएगा, COOH। सब याद होगा तुम लोग को। तो वो सब हम नहीं इसमें लिखे हुए, जो एनसीईआरटी में वो सब दिया उसको नहीं लिखे इसमें हम, वो सब तुम लोग अपना टेबल उसमें याद कर लेगा। तो हेट्रो एटम पता होना चाहिए। देखो ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिए, ये सब क्वेश्चन का ज्यादा चांस होता है का। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स। हेट्रो इसके अलावा है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा है, ठीक है। हेट्रो एटम्स किसको, एक या एक ही नहीं दिया, एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन जिनके जगह पे, जिनको रिप्लेस करके अगर कोई दूसरा एलिमेंट वहां पे जाकर क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रो एटम्स बोलेंगे। हेट्रो एटम्स आल्सो प्रेजेंट इन ग्रुप, ग्रुप में भी हो सकता है, जिसका अलग अलग नाम तुम लोग को पता है। अब क्या है कि वह लेंथ और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जो भी हेट्रो एटम तुम्हारा जुड़ रहा है, उस पे जुड़ने की वजह से कार्बन का जो कंपाउंड, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, स्पेसिफिक होते जाएगा। जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप वाला जितना सब हो गया, सबका प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, चाहे कोई भी हो, अल्डिहाइड ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो, कोई एक ही ग्रुप बोल रहे हो। जैसे मान लो कार्बोलिक एसिड हो गया, तो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, जितना सब हो गया, सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, सबका सेम होगा। वह उसके लेंथ पे और इसके बाद उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कार्बन का कितना लंबा चैन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में क्या बोल रहा है ना, ये बहुत जरूरी है जानना तुम लोगों को, कि जितना सब हेट्रो एटम जुड़ रहा है, जो भी तुम्हारा ग्रुप बन रहा है, द हेट्रो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप दैट आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल वही लिखा हुआ है कि लेंथ और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि वह उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल कितना भी लंबा चैन में जुड़ जाए, कोई भी नेचर वाला में जुड़ जाए, कोई भी नेचर हो, चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, समझ में रहा है ना। तो नेचर और लेंथ पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, वह अगर ग्रुप जाकर के जुड़ गया तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप आएगा बता देगा, हेट्रो एटम आएगा तो समझ आ गया सबको, किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं करेगा, समझ आ गया, ठीक है। फ्री वैलेंसी इन द फंक्शनल ग्रुप्स आर शोन बाय सिंगल लाइंस, वो तो तुम लोग देखा था उसमें टेबल जो बना हुआ था। जैसे कि मान लो फ्री वैलेंसी क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड, कीटोन में क्या होता है, इधर इधर खाली दे दिया, तो ये जो फ्री वैलेंसी होता है यहाँ पे क्या कर दिया तुम्हारा, छोड़ दिया ऐसे, समझ गए ना। फ्री वैलेंसी का मतलब वहां क्या होगा, एक सिंगल लाइन होगा, वहां कोई ना कोई जाकर क्या होगा, इन दोनों साइड में क्या होगा,